होनी चाहिए, वरना ये जो आपने एडिशनल कमिश्नर को पावर्स दी हैं वो आपके खाते जो है वो खोल के हर वक्त अपने सिस्टम के ऊपर बैठा रहता है, और आप उसके साथ अगर ठीक तरीके से सलाम भी ना लो तो वो आपका ऑडिट का नोटिस इशू कर देता है। ये सारी चीजें हैं। और शेड्यूल 5th, 6th और 8th था सेल्स टैक्स का, 5, 6 और 8 जो है वो 0 रेटेड का है, एग्जेम्पशन का है और रिड्यूस रेट का है। 18% से कम जो चीजें जिसपे आप कर सकते हैं, मतलब कि 0 रेट, उसके ऊपर 0 टैक्स है, एग्जेम्प्ट भी 0 है, और रिड्यूस रेट कई चीजों के ऊपर 8% सेल्स टैक्स है, 10 है कईयों के ऊपर, कईयों पे 12 है। वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा 18% सेल्स टैक्स है, उन मुल्कों में आता है जिनके अंदर ज्यादा है, हमारे खित्ते में इतना नहीं है कहीं पे भी। तो ये पहले ये वाले जो शेड्यूल्स है जिधर एग्जेम्पशन मिलती थी सेल्स टैक्स की, इनके 10-10, 12-12 सफ़े होते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता 4-5 सालों में कम होकर 2-2 सफ़ों पे आ गए हैं। और गुजारिश यही है कि अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो चीज़ें भी रिड्यूस रेट पे अवेलेबल है, या जो एग्जेम्प्ट है या 0 रेट पे है, जैसे कि उसके अंदर सोलर पैनल्स हैं, और जो है वो बच्चों का दूध तो इन्होंने पिछले साल ख़त्म कर दिया था, और स्टेशनरी भी ख़त्म कर दी थी, और अभी अभी चंद चीज़ें बची हैं, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं शायद। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों को इसके अंदर जो है वो रहने दें, और आवाम को जो हल्का फुल्का जो है वो रिलीफ मिल रहा है वो मिल जाए। बाकी अल्लाह हामी और नासिर हो जी। उसामा साहब जो है वो साउंड करेंगे। शुक्रिया जी, आप सबका। बहुत कम नोटिस पे आप सारे तशरीफ़ लाए, मशकूर हैं आपके। अभी चंद दिनों में वफाकी बजट, अगले साल का फाइनेंस एक्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जो है उसको अनवेल करेंगे। उसमें झूठ बोलेंगे कि पाकिस्तान की मईशत इतनी मुस्तहकम हो गई है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मईशत मुस्तहकम हुई है या नहीं, अवाम गैर मुस्तहकम हो गए। उसके बाद बजट की स्पीच करेंगे, उसमें 70 से 80 बार हिस्टोरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। बजट पास होगा, घर चले जाएंगे। मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जिस दिन इन्होंने इलेक्शन चोरी किया था, जब इन्होंने पीटीआई के वर्करों को गिरफ्तार करके अब उनको झूठे केसों में सजाएं दी हैं, जब इन्होंने हमारे घर तोड़े, इन्होंने 7,000 को 70,000 लिखा, बल्कि 7,000 को 7 लाख लिखा। उस वक्त इनका पीछे लॉजिक ये था कि ये बड़ी टीम हम लेके आएंगे जो पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगाए। आज उसके 4-5 साल बाद हम बैठे हैं, हालात आपके सामने हैं, सब भाइयों ने बातें कर दी हैं। इनको पता नहीं रात को नींद कैसे आती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि उस डाके के बाद, जिसके पीछे सारा प्रेमिस ही ये था कि हम इस मईशत को 4 चांद लगाएंगे, आज इन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया कि तकरीबन 90 से 100 कंपनियां यहां से बाहर चली गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इथियोपिया, युगांडा, खूनी इनकलाब वाले बांग्लादेश से भी नीचे है। जो SIFC ने और इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने इस मईशत को तरक्की की राह पे गामजन करना था, वो आज युगांडा, इथियोपिया और खूनी इनकलाब के बाद वाले बांग्लादेश से भी कम इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब है। FBR पाकिस्तान की प्रीमियर टैक्स अथॉरिटी है। हर साल इनका टारगेट होता है, टारगेट डाउनवर्ड रिवाइज होता है, उसको ये मिस कर देते हैं। फिर लेवी और इस तरह की हरकतों से जेब कतरों की तरह आके आवाम की जेब में से ये पैसा निकालते हैं। हमारा राइट बनता है कि हम इनको अकाउंटेबल ठहराएं। हमारा आइन ये कहता है कि पार्लियामान जो है सिर्फ वो टैक्स लगा सकता है और वो टैक्स हटा सकता है। FBR को ये ताकत अगर पार्लियामान ने दी है तो हम उनसे क्या ये पूछ सकते हैं कि पिछले साल आपने 37A में तरमीम करवा के तो लोगों को अरेस्ट करने की आपने इजाजत ली। आप लोगों के बिजली के और उनके गैस के मीटर और उनके पानी के भी बल्कि कनेक्शन जहां पे वाटर सप्लाई आप वो काट सकते हैं। आपके पास ये ताकत मौजूद है, आप उनके अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। आप अपना बंदा, आप अपना नायब कासिद उनकी फैक्ट्री में बिठा सकते हैं, वो रोज सुबह शाम उनसे खर्चा ले। इस हर ताकत का रिजल्ट तो दें।
इस हर ताकत अभी आएगा, इसमें आप देखिएगा क्या क्या ये ताकतें मांगते हैं। बात सिर्फ ये रह गई है कि हमें जो बंदा हमें अच्छा ना लगे हम उसका गला दबा दें। अभी आप देखेंगे ये ताकतें मांगेंगे। मुझे ये बताएं, आप यहां के रिहायशी हैं सब भाई, F6 और F7 में हर बंदा पॉज के साथ इंटीग्रेटेड है। F6 और F7 में सेल्स टैक्स की इवेजन है या नहीं है? इधर बैठा हुआ हेडक्वार्टर जब F6 और F7 में भी अपनी रेट को कायम नहीं कर सकता तो उस इदारे को डिसबैंड कर देना चाहिए। 30 से 40 लाख के दरमियान अफराद हैं जिनको सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, हैं तकरीबन अभी 2 लाख से नीचे हैं, 2 लाख से नीचे हैं। ये ताकतें, ये तनख्वाहें, पिछले साल इन्होंने हमारे से 2000 ऑडिटर हायर करने की इजाजत ली पिछले फाइनेंस बिल में, पिछले बजट में। 1000 गाड़ी आपने देखी है सड़कों पे, इन्होंने ली। प्रोग्रेस क्या है? 3 अरब रुपए। अगर फिर भी लेवियां, सेल्स टैक्स, इन चीजों पे चलना है, किसी सेठ को, किसी बड़े आदमी को हाथ नहीं डालना, तो बेहतर है कि इसको बंद कर दें। अगर आप नहीं, अब मैं मिसाल के तौर, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे टैक्स अथॉरिटी 8 अरब रुपए का नोटिस भेजती है कारोबारी बंदे को, 4-5 चक्कर लगवाती है, आंखें निकालती है, 8 अरब के नोटिस के बाद कहती है जरा 5 करोड़ जमा करा दें। ये असेसमेंट है, ये परफॉर्मेंस है। किसी कारोबारी से पूछें ये होता है या नहीं होता? किस मुआशरे में ये होता है कि आपकी प्रीमियर टैक्स अथॉरिटी जो है उसका काम है चाबी देना? नहीं होता। क्या रिश्वत का बाजार नहीं है हमारे रीजनल टैक्स ऑफिसेज, हमारे लार्ज टैक्स पेयर ऑफिसेज? क्या नहीं है? क्या कारोबारी को अपना आधा रिफंड लेने के लिए अपना परसेंटेज अपना नहीं देनी पड़ती? इस इदारे ने पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल दिए। ये हमारा जो टैक्स का क्राइसिस है ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुका है। जिस लेवल पे हमारा कर्जे का जो स्टॉक है वो पहुंच गया है, जिस लेवल पे हम हर साल कर्जा ले रहे हैं, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। डिलीवर नहीं कर रहे। कितने जेल में गए हैं जिनकी रिश्वतें पकड़ी गई हैं। एक वो कहते हैं कि ये ताकत है, ये करके देंगे। कौन सी अकाउंटेबिलिटी होती है? वही अफसर उधर बैठे हैं, वही मराहत ले रहे हैं। इधर से उठ के तो अपना पावर डिवीजन में चले जाएंगे, वहां गंद मारेंगे, वहां से उठ के तो वाटर में चले जाएंगे, उधर से उठ के किसी सूबे में चले जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ना होने की वजह से टैक्स जो होता है ना वो इकोनॉमी का बाय प्रोडक्ट होता है। मईशत चलती, आप मिसाल लें, गाड़ी चलती जा रही है, पीछे से वो धुआं निकाल रही है। ये खड़ी गाड़ी है, उसको चप्पलें मार रहे हैं ऊपर से कि धुआं क्यों नहीं निकाल रही है। फिर खड़ी खड़ी को कहते हैं इसको रेसे दो। अब वो इधर से इधर नहीं जाएगी, पीछे से कोई धुआं तो निकालने लग जाएगी, लेकिन उधर ही खड़ी रहेगी। ये इस मिसाल के साथ टैक्स इकोनॉमी का बाय प्रोडक्ट है। इकोनॉमी का पहिया चलेगा, टैक्स साथ साथ निकलेगा। ये वाहिद मुल्क है या ये वाहिद सिस्टम है जिसमें इकोनॉमी को कहते हैं भाड़ में जाए, चलती है चले, दफन होती है दफन होए, हमारा निकालो। है ये गाड़ी को, है ये खड़ी गाड़ी को चप्पलें मारने वाली बात। देखिए आपका जो तनख्वाहदार तबका है ना, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर जगह ये बात हो रही है कि तनख्वाहदार तबका जो है उसके साथ ज्यादती हो रही, सख्त ज्यादती हो रही। भाइयों ने बात भी कर दी है कि स्लैब क्या होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल पड़ता है तो जो ट्रांसपोर्टर है वो किराया नहीं बढ़ाता? कौन सी चीज है जो आप खरीदने जाएं तो वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड ना हो? 6-7 साल हो गए हैं, मिनिमम जो आपका स्लैब है ना वो 6 लाख रुपए है। मिनिमम जो इनकम टैक्स का स्लैब है ना सैलरीड लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, 6 साल हो गए हैं। पिछले 6 साल की महंगाई देखें। अब ये रिवाइज क्यों नहीं करते टेबल?
अब ये सरासर बदनीयती है। किसी को नहीं पता कि महंगाई होती है तो आपने स्लैब को रिवाइज करना है। हर साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाते सरकारी मुलाजमीन की, क्यों बढ़ाते हैं? महंगाई होती है ना, हर साल इन्फ्लेशन होती है, ये स्लैब क्यों नहीं रिवाइज होते? क्योंकि ये आपसे छीनना चाहते हैं पैसा। क्योंकि जो ट्यूशन है उसको भी कटना चाहिए, उसका भी थ्रेशोल्ड ऊपर होने वाला है, पता नहीं पिछले 10-12 साल से रिवाइज नहीं हुआ। ये सारे हमारे डिमांड्स हैं जो डूएबल हैं। हम यहाँ बैठ के कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे कि ये आगे से आके मैं कहें कि ये आप होते तो कर पाते या नहीं। ये बड़ी रीजनेबल डिमांड्स हैं कि भाई तनख्वाहदार तबके का एक बंदा है, उसके बच्चे की ट्यूशन है, या उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है, या उसकी लाइफ इंश्योरेंस है, या वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इन्वेस्ट करता है, भाई अब डिविडेंड पे टैक्स ले लो, उससे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, तो ये डिडक्शंस उनको दें। एक चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा वक्त की कमी को देखते हुए। पंजाब में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, हर साल गंदम के फुकदान की एक नई नेचर सामने आई है। कभी यूक्रेनी गंदम आ जाती है, कभी हुकूमत ऐलान करके रेट का फिर खरीदते नहीं है, कभी ये एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं। किसको? शुगर मिल मालिकान का आटा एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताएं। आटे एक्सपोर्ट के कोटे निकाल लें पिछले कुछ अरसे के, देखें किस किस को मिले हैं। इस साल पंजाब हुकूमत ने कहा हम 30 लाख टन जो है वो प्रोक्योर करेंगे। 11 या 12 कंपनियां होंगी, उनको हम बैंक से लोन लेके देंगे। बैंकों ने लोन ही नहीं दिए, वो कंपनियां भाग गईं। साउथ पंजाब की गंदम खत्म होगी, प्रोक्योरमेंट नहीं शुरू हुई। 1 या 2 कंपनियां रह गई हैं, उनको कोई गंदम नहीं देता, वो कटौती करते हैं। तीसरा हिस्सा गंदम का किसान का वो खाते हैं, इसलिए वो उससे कम रेट पे भी खुश है बाहर बेचने को। ये छापे मारते हैं लोगों के घरों के अंदर, जिन्होंने किसानों ने अपनी गंदम अपने इस्तेमाल के लिए, भाई देखें, जब आपने नहीं लेनी, जब हुकूमत ने उसको प्रोक्योर नहीं करना, तो वो जहां मर्जी बेचे। जब हुकूमत ने नहीं लेनी, जब आप कहते हैं हम आपको फ्री मार्केट देंगे, ये कैसी फ्री मार्केट है जिसमें मैं लाहौर से पेशावर नहीं लेके जा सकता? एक्सपोर्ट का बैन तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट का बैन भी हटाएं, किसान जिधर बेच सकेगा बेचेगा। भाई या लो या बेचने दो। ये बांध के मारते हैं, कहते हैं हम लेंगे भी नहीं, हम मोटरवेओं के ऊपर अपने DFC बिठाएंगे, वो रस्ते में रोकेंगे। 10 मन भी को गंदम बंदा लेके किसी मोटरवे पे चढ़ रहा हो, उधर ही उसको रोक के तो रख लेते हैं। ये जुल्म किसान के साथ जब से ये आए हैं ये चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ये है कि लोग अपनी जमीनें बेचने पे या ठेके पे देने पे, जो सेल्फ कल्टीवेटर होते थे, पुराने सेल्फ कल्टीवेटर, प्रोफेशनल फार्मर, दिन रात वो मर्द खवातीन अपने खेतों के अंदर होते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बच्चे भी उसी में होते हैं। वो अपने खून पसीने से जो अपना कोई, आप सोच सकते हैं कि मैं एक चीज बनाऊं और फिर मुझे कहें कि तुम इसको बेचने की तुम्हें इजाजत ही नहीं, तुमने इसी को देना है। इनकी ये फेल्ड इस साल की जो गंदम की पॉलिसी है, इस पे हम इंक्वायरी डिमांड करते हैं। FIA पंजाब हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी खोले, और जो बातें असेंबली के फ्लोर पे वुज़रा कर चुके हैं कि हम इसको फ्री मार्केट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उन चीजों की हमें जवाब चाहिए। एक दफा दोबारा आप सबका शुक्रिया, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा ले लिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम काफ़ी देर से आप लोग भी इधर बैठे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 चीज़ों पे मैं जल्दी से बात करके फिर स्पीकर साहब इसको कंक्लूड करेंगे।
आज से 2-3 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई और उस टाइम पे हुकूमत आई, मुझे याद है जब 2023 के बजट में ये बात होती थी और हम कहते थे इनको कि आपने क्या किया इतने अरसे में, और यही बात करते थे कि जी हमें तो जो इकोनॉमी दी गई है तो वो तो वेंटिलेटर पे थी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचाएं। फिर 24 में भी उनकी यही बात होती थी, 25 में भी यही बात करते थे। हम इस बात से तंग आ गए थे, तो हमने इनको कहा 25 में कि खान साहब तो पिछले 3 साल से जेल में है और आप लोग कह रहे हैं कि जी ये खान साहब की वजह से ये सारा हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो देखिए बात यह है कि ऐसी चीजों को सुनना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। और तंग आके फिर इन्होंने उस टाइम पे पिछले साल एक प्रोग्राम अनाउंस किया, उड़ान पाकिस्तान। उस उड़ान पाकिस्तान को हमने देख के और दुनिया की जितने भी मीडिया या इकोनॉमिस्ट हैं वो देख के वो भी हैरान परेशान। और उसमें सबसे पहली चीज जो दी गई कि एक मुल्क जिसका एफडीआई जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया सालाना, उसमें इन्होंने क्लेम किया कि जी हम 30 बिलियन डॉलर लेकर आएंगे अगले 2-3 साल में। तो आज मैं फिर उनसे पूछता हूं कि वो जो आपने वादे किए थे 30 बिलियन डॉलर वाले, वो पैसे किधर हैं? क्या अगले 2-3 साल भी लोगों को यही चकवा दे के आप हुकूमत चलाएंगे? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में नौकरी तो नहीं है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। कारोबारी लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा कम है वो कोई अपनी जमीन बेच के कोई ऐसी और चीजें किसी से उधार लेके जब वो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं वो आते हैं एसएमई में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हुकूमत की तरफ से कुछ न कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स कम होता है, उनकी बिजली में उनको थोड़े बहुत कहीं छूट मिल जाता है, उनके फाइनेंसिंग में उनको हेल्प दी जाती है। अब आप सोचें कि पिछले कई सालों से इसकी लिमिट जो एसएमई की लिमिट है वो 25 करोड़ है और डॉलर रेट उस टाइम पे जब 100 रुपया था, अब डॉलर रेट क्या है? अभी भी वो 25 करोड़ ही है। और उससे ज्यादा जो समझ बाद में नहीं आती वो ये है कि जो एसएमई जो इदारा है उनके जो अपना लिमिट है वो 80 करोड़ है और एफबीआर ने अपना लिमिट 25 रखा हुआ है, 25 करोड़। स्टेट बैंक का लिमिट कुछ और है। तो एक तो इनको जो है तो कम से कम जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी लिमिट बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो इस मुल्क में कोई कारोबार कर सके। देखिए सस्ती बिजली तो आप दे नहीं रहे, हम कोई चाइना तो है नहीं जो एसएमईज को फ्री बिजली दें, जो उन्होंने 25 साल तक किया और फिर अपनी इंडस्ट्री खड़ी की। फाइनेंसिंग हम उनको सस्ती दे नहीं सकते। तो ये लोग जिनके पास छोटा मोटा कुछ पैसा है, जाहिर बात है वो भी ये मुल्क छोड़ के बाहर ही जाएंगे, अपना कारोबार बाहर ही करेंगे। इसके अलावा देखें ये जो स्टेट बैंक ने पिछले 2-3 सालों से इन्होंने 21% पे इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट रखा। पिछले साल स्टेट बैंक ने 2500 अरब रुपया कमाया और हुकूमत को दिया। दूसरी तरफ कारोबार सारे तबाह हुए क्योंकि वो लोन ना ले सके, क्योंकि 80% लोन जो है वो तो हुकूमत ले लेती है। ये तो इनके करतूत है। और इसके अलावा हमारे मुल्क में आप देखें लिटिगेशन, जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं आपको पता है कितने लाखों केसेस, और ये मैं सिर्फ कारोबारी नहीं वो सारे होंगे, लेकिन 3,300 अरब रुपया की लिटिगेशन जो है तो वो कोर्ट्स में है, एफबीआर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो कारोबारी लोग जो हैं वो अपना छोटा मोटा पैसा कमा के कभी रिफंड्स में तो कभी लिटिगेशन में, उनके पास तो कोई इक्विटी नहीं है, फाइनेंसिंग महंगी है। और अभी इधर बात हुई, उसामा भाई ने बात की कि ये जो शुगर मिलों के साथ और ये सारा कुछ हो रहा है, ग्रोवर्स के ऊपर बात हुई। फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के बहुत बड़ा मसला है।
और आप सबको पता होगा कि हम 100 फूड इनसिक्योरिटी में हम 109 नंबर पे आते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम 109 नंबर पे आते हैं 127 मुल्कों में से। तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो हमारी मिनिस्ट्री है, उनका तो एक ही काम है कि जी हमने शुगर को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। उन्होंने सिर्फ ये काम करने हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखना कि हमारे लोगों को हमने क्या चीज मुहैया करनी है या नहीं करनी, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो असल चीजें हैं। तो आखिर में मैं बस एक बात पे टच करूंगा, मुझे पता है आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं। बस आखिरी बात मैं ये करूंगा कि देखें, ये पिछले 2-3 सालों से जो इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स बढ़ता जा रहा है, टर्नओवर टैक्स इधर बात हुई, सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, हर चीज बढ़ती जा रही है। देखिए दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट हो ना, वो ये आपको बताए कि जब भी आप टैक्स बढ़ाते हैं तो उससे अगले 2-3 साल तक आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आपकी खपत कम हो जाती है, आपके कारोबार की वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो टैक्स को कम करना होता है। तो इस पे हुकूमत कोई कहीं एग्जाम्पशन अगर दे भी तो वो भी फिर आगे लोगों को कुछ मिलता नहीं है और ना रिफंड्स वगैरह मिलते हैं। मैं इधर ही अपने बातों को कंक्लूड करके आप सबका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे साहब? जी, आप सबका शुक्रिया, आपने लंबी डिस्कशन सुनी, क्योंकि एक पॉलिटिकल डिस्कशन में तो आपका इंटरेस्ट होता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और ये थोड़ा स्टेटिस्टिक और उसके साथ होता है। तो बहरहाल चूँकि हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम ये एक्टिविटी करेंगे, इंशाल्लाह 17 को हम सेमिनार करेंगे, उधर लाहौर में करेंगे अब अपने अलायंस की तरफ से। और बाकी जो है ना, हमने पूरी तैयारी शुरू की हुई है। हमने बहुत टफ टाइम देना है, क्योंकि ये हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है वो पब्लिक की इंटरेस्ट में नहीं है। वो IMF और जो ख़ास अशराफिया है उनकी लिए पॉलिसी बन रही है। ये आवाज़ हम आपकी आवाज़, यानी महंगी बिजली है, और महंगी बिजली भी इतनी महंगी कि अभी लोगों के इस्तेमाल से निकली, महंगा पेट्रोल है। यानी इन्होंने तो लेवी के बताया है कि सिर्फ लेवी पे 9 महीने में इन्होंने 1.2 ट्रिलियन रुपये कमाए, इजाफी, मतलब गरीब आवाम से निकाले हैं।